नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, एक बार फिर से आरकेएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी जो भी आगे आने वाली वीडियो होगी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही शानदार चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कारक। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या 11 12 जैसे अभी डीएलएड वगैरह है उसमें पूछे जाते हैं तो इसमें उसकी अहम भूमिका है। कम से कम 1 से 2 नंबर निश्चित तौर पर ही पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग साथ मिलकर सीखेंगे कि कारक क्या होते हैं, उसके कितने भेद हैं, उसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं और परीक्षा में कैसे पूछे जा सकते हैं। और लास्ट में हम लोग इसका प्रैक्टिस भी करेंगे कुछ क्वेश्चंस को, ताकि हम लोग और भी बेहतरीन तरीके से सीख सके। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि कारक क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कारक का परिभाषा क्या होता है। दोस्तों, तो इसका परिभाषा क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द की वह अवस्था, मतलब संज्ञा सर्वनाम की वैसी स्थिति जिसके द्वारा वाक्य में उसका क्रिया के साथ संबंध बताया जाए। संज्ञा या सर्वनाम की वैसी स्थिति जिसके द्वारा किसी वाक्य में उसका क्या हो जाएगा, संबंध बताएगा। क्रिया का कि संज्ञा सर्वनाम क्या संबंध है एक दूसरे के साथ, उसको दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे हम लोग कारक कहेंगे। तो अब देखेंगे हम लोग कारक के भेद। दोस्तों, कारक के भेद में कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक मुख्य रूप से 8 प्रकार के, मतलब कारक के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं। अब हम लोग बारी बारी से 8 भेदों के बारे में जानेंगे कि वो 8 भेद कौन से हैं। साइलेंट कर ले। सबसे पहला कर्ता। दोस्तों, कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने होता है। कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या होता है दोस्तों, तो ने होता है। दूसरा नंबर आएगा कर्म। दूसरा नंबर क्या होता है, कर्म, और इसका विभक्ति चिन्ह है को। कर्म, कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने और कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या है दोस्तों, तो को। उसके बाद है करण। करण का विभक्ति चिन्ह है से मतलब ये के द्वारा का बोध कराएगा। जब किसी वस्तु के साथ का बोध होगा या किसी वस्तु के की सहायता से कोई काम करेंगे तो उससे हम लोग को किसका बोध होगा, तो से का बोध होता के द्वारा। और कौन सा कारक होगा, तो करण कारक होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे चौथा है संप्रदान कारक। कौन सा कारक दोस्तों, तो संप्रदान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह को या तो के लिए, को या तो के लिए। उसके बाद पांचवा है अपादान कारक। कैसा कारक दोस्तों, अपादान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह से। और देखिए, इसमें करण कारक में भी से है और अपादान कारक में भी से है। और इस करण कारक से का बोध होता है के द्वारा किसी से साथ करने की। और यह अपादान कारक जो है इससे किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने का बोध होता है, जबकि यहाँ किसी के साथ होने का बोध होता है। जब जैसे इसका उदाहरण हम लोग दे सकते हैं कि मैं कलम से लिखता हूं, तो यहाँ पर क्या है, कलम से, कलम के द्वारा मैं लिख रहा हूं। और यहाँ पर अपादान, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, गंगा हिमालय से निकलती है, तो अलगाव या जुदाई का बोध हो रहा है। खैर, इसको हम लोग आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे बहुत ही। हाँ है संबंध कारक। क्या है दोस्तों, तो संबंध कारक। और इसका जो है विभक्ति चिन्ह वो हो जाएगा का, की, के, रा, री, रे। इस टाइप से इसका विभक्ति चिन्ह हो सकता है। तो इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। उसके बाद आएगा अधिकरण कारक। क्या होगा दोस्तों, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में होता है और पर भी होता है। ये दोस्तों स्थान सूचक शब्द है, स्थान के बारे में बताता है। उसके बाद 8वां है संबोधन। संबोधन क्या
दोस्तों अब हम पहला देखेंगे कर्ता। सबसे पहला क्या था? कर्ता। और इसका जो विभक्ति चिन्ह था क्या था? ने। कर्ता ने। तो हम लोग इसको परिभाषा के माध्यम से देखेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में काम करने का बोध होता हो। वैसे नॉर्मली जब हम लोग छोटे क्लास में रहते तो ऐसे पढ़ लेते थे, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, खत्म, परिभाषा खत्म हो गया इतना में ही। कि काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। उसी को हम लोग जब थोड़ा सा बड़े क्लास में जाते हैं तो कैसे पढ़ेंगे? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में काम करने का बोध हो उससे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। और इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होता है दोस्तों? तो ने। कर्ता ने। तो इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। इसकी विभक्ति चिन्ह ने है। इन्वर्टेड कॉमा इसको घेर देना। अब हम लोग इसका उदाहरण देखेंगे। जैसे क्या है विभक्ति चिन्ह? ने। तो राम ने खाना खाया, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ने। क्या हो जाएगा दोस्तों? ने। कौन कर रहा है खाने का काम? कौन कर रहा है? राम, सॉरी, सोहन कर रहा है। सोहन ने खाना खाया, तो खाने का काम कौन कर रहा है दोस्तों? तो सोहन कर रहा है। तो यहां पर कर्ता भी कौन हो जाएगा? तो सोहन हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। उसके बाद दूसरा देखते हैं हम लोग। मोहन किताब पढ़ा, यहां पर तो ने नहीं है, तो कैसे हम लोग समझेंगे कि यह कर्ता कारक है? तो दोस्तों यहां पर जो है ने छुपा हुआ, मोहन ने किताब पढ़ा, मोहन ने किताब पढ़ा, यहां पर हो जाएगा ने जो छुपा हुआ है। तो क्या होगा कि कर्ता कारक जो है प्रत्यक्ष रूप से भी ने का उपयोग कर सकता है और अप्रत्यक्ष रूप से भी ने का प्रयोग कर सकता है। तो यहां पर है प्रत्यक्ष रूप से, जो हमको दिख रहा है वह है प्रत्यक्ष रूप से, और जो नहीं दिख रहा है वह हो जाएगा दोस्तों किस रूप में? तो अप्रत्यक्ष रूप में हो जाएगा। तो यहां पर होगा सोहन ने खाना खाया और मोहन ने किताब पढ़ा, यहां पर ने छुपा हुआ है। तो यहां पर कर्ता कारक कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो मोहन हो जाएगा, जबकि इसका ने विभक्ति चिन्ह यहां पर छुपा हुआ है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा देखेंगे कि कर्म, कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है? तो कर्म कारक का जो विभक्ति चिन्ह वह है को। क्या है दोस्तों? तो को है। तो इसका परिभाषा देखेंगे। जब वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है, जब वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों कर्म कारक। क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। फिर से एक बार देखें। जब वाक्य में क्रिया का फल जिस किसी भी शब्द पर पड़ेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? तो कर्म कारक कहेंगे। और इसकी जो विभक्ति चिन्ह है, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है दोस्तों? तो को है। क्या है? को। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? को। तो इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। राम ने श्याम को पीटा, तो दोस्तों पीटने का काम कौन कर रहा है? राम। तो ये हो गया कर्ता, लेकिन जो पीटा हुआ कौन? श्याम। तो यहां पर हो जाएगा को। विभक्ति चिन्ह क्या है? को। ये हो जाएगा कर्म कारक। काम किस पर हो रहा? तो श्याम पर हो रहा, पीटने का काम हो रहा। उसके बाद राम ने आम खाया, दोस्तों यहां पर भी देखिए, यहां पर को जो इसका कर्म का विभक्ति चिन्ह है वो गायब है। मतलब क्या? इसमें भी क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से इसका उदाहरण दे रखा है। मतलब इसमें भी प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरह से वाक्य बन सकते हैं। तो यहां पर कहां गायब है विभक्ति चिन्ह? राम ने आम खाया, मतलब आम को खाया, यहां पर विभक्ति चिन्ह हो सकता है को। तो यहां पर को क्या है? साइलेंट है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से इस वाक्य में मौजूद है। तो क्या हो जाएगा? राम ने आम को खाया। ठीक है दोस्तों, यहां पर हम को दे भी सकते हैं। ऐसे वाक्य में साइलेंट रहेगा तो हम लोग को, अगर हम लोग सीख जाएंगे तो उसको पकड़ ही लेंगे क्या दे रखा नहीं दे रखा। उम्मीद है कि ये कर्म भी आपका क्लियर हो गया। तो कर्ता ने कर्म को, कर्ता कारक और कर्म कारक दोनों क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम लोग आगे तीसरा नंबर जानेंगे, करण कारक क्या होता है। दोस्तों करण कारक का विभक्ति चिन्ह से होता। क्या होता है? से होता। आइए इसका परिभाषा और इसका उदाहरण हम लोग सीखेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम करने के, क्या दोस्तों? काम करने के साधन का बोध होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम करने के साधन का बोध होता हो, अर्थात
जिसकी सहायता से कोई काम संपन्न होता है। क्या होता है दोस्तों? जिसकी सहायता से कोई काम संपन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है दोस्तों? तो से होता है। क्या होता है? से। एक बार इसको हम लोग फिर से देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम करने के साधन का बोध होता है। क्या होता है? काम करने के साधन का बोध, अर्थात जिससे किसी काम के संपन्न होने का बोध होता है। जैसे इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से अच्छी तरह समझते हैं। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है। तो दोस्तों काम किससे हो रहा? काम हो रहा कुल्हाड़ी से। किससे हो रहा? कुल्हाड़ी से। तो ये हो गया साधन। तो अगर कुल्हाड़ी नहीं रहेगा तो पेड़ कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है। यहां पर साधन का काम कौन कर रहा है? कुल्हाड़ी, मतलब करण कारक यही होगा। उसके बाद राम कलम से पत्र लिखता है। यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कलम से। क्या हो जाएगा? कलम से, कलम हो जाएगा। तो उसके बाद है सीता बस से विद्यालय जाती है। सीता बस से विद्यालय जाती है। यहां पर क्या हो जाएगा? करण कारक बस हो जाएगा। और भी बहुत सारा हो सकता कि मैं तुम्हें थप्पड़ से मारता हूं, इस टाइप से भी कह सकते। तो क्या हो जाएगा यहां पर करण कारक दोस्तों? थप्पड़ हो जाएगा। ऐसे कभी मारेंगे नहीं, ऐसे बता रहे हैं उदाहरण के तौर पर। तो क्या हो जाएगा? वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता, तो यहां हो जाएगा कुल्हाड़ी। राम कलम से लिखता है तो हो जाएगा कलम। और सीता बस से स्कूल जाती है तो विद्यालय जाती है तो हो जाएगा बस। इस टाइप से और बहुत सारा उदाहरण दे सकते हैं आप लोग। जैसे कोई भी उदाहरण हो जिसके सहायता से कोई भी काम होता हो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं चौथा नंबर संप्रदान कारक। क्या है दोस्तों? संप्रदान कारक। और इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो है को या के लिए है। इसको भी हम लोग परिभाषा के माध्यम से सीखेंगे। तो ऐसा देखें, जब वाक्य में कर्ता जिसके लिए कुछ काम करता है या कार्य करता है, जब वाक्य में कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या काम करता है या अथवा जिससे कुछ देने का बोध होता है या जिस किसी को कुछ देने का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? तो संप्रदान कारक कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे? संप्रदान कारक कहते हैं। और इसका विभक्ति चिन्ह है को या तो के लिए। इसको तो हम लोग ऊपर भी लिख रखे हैं, लेकिन इसमें भी लिख देते हैं ताकि और भी अच्छी तरह से याद है। दो चार बार बोलने से क्या होता है दोस्तों? हमेशा चीजें याद रहती है। वो गूगल का प्रचार सुने होंगे आप लोग की बोलने से सब होता, तो बोल बोल कर याद करना चाहिए, चाहे जितना बार बोलना पड़े, याद होना जरूरी है। तो विभक्ति चिन्ह क्या है दोस्तों? को या तो के लिए। फिर से देखते हैं उदाहरण के इसका। राम विद्यालय पढ़ने गया है। राम विद्यालय पढ़ने गया। दोस्तों यहां पर अप्रत्यक्ष रूप से वाक्य दिया गया कि राम विद्यालय पढ़ने के लिए गया। यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर हो जाएगा के लिए, जो साइलेंट है। यहां पर लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? राम विद्यालय पढ़ने के लिए गया है। सीता राम से मिलने आई है। सीता राम से मिलने आई, तो सीता राम से मिलने के लिए आई। यहां पर हम लोग दे सकते हैं के लिए आई है। आप लोग भी देख सकते हैं मेरी वाली मुझसे मिलने के लिए आई है। इस टाइप से उदाहरण दे सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे पांचवा नंबर अपादान कारक। क्या दोस्तों? अपादान कारक। तो अपादान कारक होता, इसका विभक्ति चिन्ह होता है से। क्या होता है दोस्तों? तो से होता है। तो इसका सबसे पहले परिभाषा देखेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने या जुदाई का बोध होता उसे हम लोग कहते हैं अपादान कारक कहते हैं। फिर से एक बार परिभाषा देखते हैं दोस्तों। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने का बोध होता हो या जुदा होने का बोध होता है या अलगाव का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं अपादान कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होता है? तो से होता है। क्या होता है दोस्तों? से होता है। जबकि करण कारक का भी से होता है और इसका भी से होता है, लेकिन अपादान कारक का भी से होता है। और अपादान कारक से किसका बोध होता है दोस्तों? तो अलगाव या तो जुदाई का या अलग होने का। तो देखते हैं इसका उदाहरण क्या होता है। और इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होता है दोस्तों? तो से। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। क्या उदाहरण होगा दोस्तों? पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो देखिए पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है,
पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है दोस्तों, तो अलग हो रहा, मतलब दोनों एक दूसरे से टूट कर क्या हो रहा, अलग हो रहा, जुदा हो रहा, तो क्या हो जाएगा, आपादान कारक हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं, गंगा हिमालय से निकलती है। दोस्तों हिमालय हिमालय तो वही है, पर गंगा वहां से क्या होता, बहती हुई आगे निकल जाती है, मतलब दोनों में जुदाई का बोध हो रहा, अलगाव का बोध हो रहा, अलग होने का बोध हो रहा कि गंगा कहां से निकलती है, हिमालय से निकलती है। दूसरा, राम छत से गिरा, तो क्या, राम छत से गिरा, छत तो वहीं पर है पर राम नीचे गिर गया, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपादान कारक हो जाए। और भी बहुत सारा उदाहरण आप लोग दे सकते हैं, जिससे जिस किसी भी वाक्य में क्या होगा, अलग होने का बोध होगा, वह सब क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी के सभी हो जाएंगे आपादान कारक के उदाहरण हो जाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए नोट करके एक बात लिख लीजिएगा आप लोग, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब वाक्य में दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाए, जब किसी भी वाक्य में दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाए तो वहां पर अपादान कारक का प्रयोग होता है, अपादान कारक की बात की जाती है। आइए इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे क्या है। सोहन मोहन से अधिक लंबा है, क्या है दोस्तों, सोहन मोहन से अधिक लंबा, मतलब यहां पर दो सोहन और मोहन के बीच कंपैरिजन हो रहा, मतलब तुलना हो रहा, दोनों की तुलना किया जा रहा है, सोहन और मोहन की अधिक लंबा है, सोहन मोहन से अधिक लंबा, यहां जहां तुलना होगा और वहां पर शेप की बात होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपादान कारक का उदाहरण ये भी हो जाएगा। उसके बाद रीता गीता से अधिक सुंदर है, यहां पर रीता और गीता के बीच तुलना की जा रही है, दोनों में कौन सुंदर है, तो रीता गीता से अधिक सुंदर है, तो यहां पर हो जाएगा आपादान कारक हो जाएगा। एक और उदाहरण है, राम श्याम से पढ़ने में अधिक तेज है, राम श्याम से पढ़ने में अधिक तेज है, तो ये सारे हो जाएंगे किसके उदाहरण दोस्तों, तो हो जाएंगे आपादान कारक के उदाहरण। दोस्तों आपादान कारक से बहुत जितना भी एग्जाम होता है आपादान कारक से निश्चित क्वेश्चन रहता है, यानी कारक कभी आपादान कारक से रहेगा तो कभी करण कारक से, क्यों, क्योंकि इस दोनों में कंफ्यूजन रहता है। तो आई होप कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। तो अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे संबंध कारक, छठा नंबर संबंध कारक। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे, मतलब ये वाक्य में प्रयोग होगा इसका विभक्ति चिन्ह। तो सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा को देखेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में एक वस्तु का संबंध दूसरे वस्तु से होने का बोध हो उसे हम लोग संबंध कारक कहेंगे। फिर से इसको समझते हैं दोस्तों, संबंध कारक क्या होता है, जब किसी वाक्य में एक वस्तु का संबंध दूसरे वस्तु के साथ होने का बोध होता हो, मतलब एक वस्तु का संबंध दूसरे वस्तु से जोड़ा जाता हो तो उसे हम लोग क्या कर देंगे, संबंध कारक कहेंगे। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, का, की, के, रा, री, रे। तो इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो दोस्तों राजा दशरथ और उनके पुत्र के बीच संबंध है, तो यहां पर कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, तो घर और मेरे बीच एक रिश्ता, एक संबंध है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो संबंध कारक हो जाएगा। इसमें भी नोट करके एक लिख लीजिएगा कि जब वाक्य में कोई वस्तु किसी को हमेशा के लिए नहीं दिया जाए, जब वाक्य में कोई वस्तु किसी को हमेशा के लिए नहीं दिया जाए तो उसे हम लोग वहां पर कौन सा कारक लगेगा, तो संबंध कारक होगा, वहां पर कौन सा कारक होगा दोस्तों, तो संबंध का। आइए इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। राम धोबी को कपड़े देता है, दोस्तों तो क्या राम धोबी को कपड़े सदा के लिए देगा, नहीं, वह फिर से अगर धोबी कपड़ा लिया तो साफ करके फिर वापस कर देगा। दूसरा, मोहन अपना फोन रिपेयरिंग वाले को देता है, अगर फोन खराब हो जाए तो क्या मोबाइल दुकानदार को मोबाइल लोग सदा के लिए दे देता, नहीं, वो ठीक करके वापस कर देता है, उसके बदले में वह कुछ पैसा लेगा। तो यहां पर सदा के लिए देने की बात नहीं की जा रही, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो संबंध कारक हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे अधिकरण कारक।
अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? में, पर। में होता है और पर भी होता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग परिभाषा के माध्यम से देखेंगे। जब वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया के आधार का बोध होता हो, जब वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया के आधार का बोध होता है, मतलब जिस पर वह टिका हो, जिस मतलब जो मुख्य मुद्दा हो, मेन बात हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अधिकरण कारक कहेंगे। और इसकी विभक्ति चिन्ह होता है में और पर भी होता है। तो इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। राम कमरा में बैठा है, राम कमरा में बैठा है। तो दोस्तों यहाँ पर कमरा क्या है? मेन आधार है। कहां पर बैठा हो? तो कमरे के अंदर बैठा हुआ। राम कमरे के अंदर बैठा हुआ, तो यहाँ पर आधार हो गया कमरा। किताब मेज पर है, किताब कहां पर है दोस्तों? तो मेज पर है। तो यहाँ पर आधार कौन सा हो गया? मेज, क्योंकि किताब जो है कहां पर रखा हुआ? मेज पर रखा हुआ था। तो किताब रखने का जो आधार होगा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मेज हो जाएगा। पेड़ पर बंदर है, पेड़ पर बंदर है। तो बंदर कहां पर है दोस्तों? तो पेड़ पर है। तो यहां पर आधार क्या हो जाएगा? पेड़ हो जाएगा। और अब हम लोग नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं संबोधन कारक। संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह होता हे, हो, अरे, अजी या रे। तो ये सारे पुकारने का अपना अपना बोध होता है, अपना अपना जिस टाइप से पुकार सकता है, अपना पुकारने का तरीका होता है। तो इसको हम लोग परिभाषा के माध्यम से कैसे देखेंगे कि वैसा शब्द जिससे वाक्य में किसी को पुकारने या बुलाने का बोध होता हो, वो सभी शब्द जिससे हम लोग किसी को पुकारते हैं या तो बुलाते हैं, सब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वो सब हो जाएगा संबोधन कारक। क्या हो जाएगा? संबोधन कारक हो जाएगा। जैसे इसकी विभक्ति चिन्ह पहले देख लेते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? हे, हो, अरे, अजी या रे या ओ, इसे कहते हैं ओ जी, ए जी, कुछ भी। तो इसको हम लोग उदाहरण माध्यम से समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे अजी सुनते हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? अजी ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अपना संबोधन कारक हो जाएगा। उसके बाद करें हे रिया, कल तुम क्या कर रहे हो? तो यहाँ पर संबोधन कर नाम से पहले लगा दिया हे, तुम कहां जा रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? अगर उसके पहले कोई भी संबोधन कर रहा है कि जैसे रे राम एक गिलास पानी लाना या लेकर आना, तो उसके नाम के पहले लगा दिया। आप लोगों ने वो बोला सुना, अजी सुनते हो, या ए जी गाली दे रहा है कोई, आप लोगों ने तो डायलॉग सुना ही होगा। तो उसमें भी क्या हो रहा? उसमें हो रहा संबोधन, पहले पुकार रहा, संबोधन पुकारने का बोध हो रहा। तो अब हम लोग इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या था? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, अधिकरण में पर, संबोधन में क्या था? काके की, रे, रे, री, उसके बाद अधिक क्या कहते हैं? संबोधन हे, हो, अरे, अजी। इस टाइप से आपको याद करना होगा बोल बोल कर, क्योंकि बोलने से हमेशा चीजें ना क्लियर होती रहती है और याद भी होता है। आप लोगों ने वो प्रचार तो सुना ही होगा कि बोलने से सब होता है। तो बोलते रहा कीजिए, क्योंकि बोलने से हमेशा चीजें याद रहती है। दोबारा 2 बार 3 बार 4 बार, चाहे जितना भी बार बोलना पड़ो, उसका मेन आधार क्या है? याद करना है अपना, कि याद कैसे हो, चाहे जितना भी बार बोलना पड़ जाए। तो दोस्तों ये 8 अब यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को करेंगे ताकि और भी ज्यादा क्लियर हो जाए और समझ में आ जाए। परीक्षा में कोई भी जैसे एग्जांपल अगर कोई भी दे दे तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, तो कुछ एग्जांपल से हम लोग उसको सेटिस्फाई करेंगे। दोस्तों अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि और भी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? राम घर से निकलता है या राम घर से निकला। तो दोस्तों इसमें कौन सा कारक है? इसमें कौन सा कारक है? तो ऑप्शन नंबर ए है संबंध कारक, ऑप्शन नंबर बी अपादान कारक, ऑप्शन नंबर सी करण कारक, या ऑप्शन नंबर डी संबोधन कारक। तो दोस्तों क्या होगा कि राम घर से निकला या निकलता है, तो क्या होता है? घर तो वही है पर राम घर से अलग हो रहा, मतलब अलग हो रहा या जुदा हो रहा, तो क्या होगा? अलगाव का बोध हो रहा। तो अगर हम लोगों ने पीछे पर भी लिया है कि अगर किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने का बोध हो तो वह कौन सा कारक होगा दोस्तों? तो वह हो जाएगा अपादान कारक, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है शिक्षक छड़ी से पीटते हैं, इसमें कौन सा कारक है?
शिक्षक छड़ी से पीटते, इसमें कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। ऑप्शन नंबर बी अपादान होगा, ऑप्शन नंबर सी अधिकरण, या तो ऑप्शन नंबर डी संबंध कारक। इन चारों में से कौन सा होगा? तो दोस्तों शिक्षक छड़ी से पीटते, देखिए हम लोगों ने अभी तुरंत पढ़ा है कि जब किसी की सहायता से कोई काम किया जाए या काम होने का संबंध हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संबंध कारक, सॉरी करण कारक कहते हैं। तो अब उस हिसाब से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे वह चाकू से फल काटता। उसके बाद मोहन के 5 भाई हैं, मोहन के 5 भाई, यह किस कारक का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए कर्ता कारक, करण कारक, संबंध कारक या संबोधन कारक। तो दोस्तों मोहन के 5 भाई है, मोहन के पांचों भाई के एक दूसरे से संबंध का बोध हो रहा है, इसलिए कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो संबंध कारक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह चाकू से फल काटता, वह चाकू से फल काटता है। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? वह चाकू से फल काटता है, अपादान कारक हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा या संबंध कारक हो जाएगा। तो वह चाकू से फल काटता, इसमें भी कोई किसी वस्तु के सहायता से जब कोई काम हो या कोई व्यक्ति के सहायता से कोई काम हो तो क्या कौन सा कारक हो जाएगा दोस्तों? करण कारक हो जाएगा। तो यहां पर भी हो जाएगा वह चाकू से फल काटता है, यानी कि करण कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सोहन पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? तो इसको भी हम लोग ऑप्शन देखते हैं, इसका भी ऑप्शन नंबर ए संबोधन, ऑप्शन नंबर बी करण, ऑप्शन नंबर सी अधिकरण कारक, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संबोधन कारक में क्या होता? संबोधन किसी को पुकारता या तो बुलाता है। करण कारक में क्या होता? किसी वस्तु के सहायता से कोई काम को समाप्त करते हैं या संपन्न करते हैं। और अधिकरण कारक में क्या होता है कि संबंध को दर्शाता है। तो इनमें से कोई नहीं लग रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, क्योंकि सोहन पेड़ से गिरा तो यह हो जाएगा अपादान कारक का उदाहरण, क्योंकि पेड़ तो वही है पर सोहन पेड़ पर से गिर जाता है, मतलब क्या हो जाए? अलग होने का बोध होता है, मतलब यह अपादान कारक का उदाहरण है। पर ऑप्शन में है नहीं, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप ये कारक चैप्टर आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा और हम लोगों ने उसका प्रैक्टिस भी कर ही लिया। तो दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा देते, ताकि मेरी जो भी आगे आने वाले वीडियो होगी सबसे आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों इस कारक चैप्टर को आप लोग बार बार रिवीजन कीजिए, ऐसे तो आधा से ज्यादा समझ में आ ही गया होगा, 1-2 बार और देख लीजिएगा तो चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों आज का क्लास हम लोग यहीं पर रोकते हैं, अब मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।